Welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 7 Things Around Us. यानी हमारे चारों तरफ की जो चीज़ें हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. In this chapter we have study about feature of living things. लिविंग थिंग्स के जो फीचर होते हैं, उनके जो कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनके हैबिटेट के बारे में यानी उनके आश्रय के बारे में, जो उनका आवास होता है, रहने की जो जगह होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. और यहाँ पर देखिए, फाइंड द करेक्ट पाथ फॉर द माउस. यहाँ जो माउस है उसके लिए करेक्ट पाथ यहाँ पे ढूंढना है आपको, तो ये आप ढूंढें. ऑल्सो आइडेंटिफाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन दिस इमेज. और इस इमेज में कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन सी नॉन लिविंग है, ये भी आपको पता लगाना है. तो इसे आप कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे. यहाँ देखिए, एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग बीइंग. इट कैन बी माइक्रोब लाइक बैक्टीरियम इन सॉइल, फंगस ऑन ब्रेड, एलिगे इन वाटर और lichen on the bark of tree. It can be plant like the neem tree in your school ground or a fern or moss on the wet ground in a hill station. It can be an animal, a sponge in the sea or a whale in the ocean. तो एक जीव जो कि जीवित है, जिसे हम कहते हैं कि वो जीवित प्राणी है, चाहे वो मिट्टी में पाए जाने वाला जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरियम हैं वो हो, या ब्रेड पे लगा हुआ फंगस हो, पानी में रहने वाला शैवाल हो, या पेड़ों की छाल पर पाया जाने वाला लाइकेन जैसा सूक्ष्म जीव हो. इसी तरह से आपके स्कूल के ग्राउंड में नीम का जो पेड़ है वो भी लिविंग थिंग ही है, या किसी हिल स्टेशन में गीली ज़मीन पर काई या फर्न है, ये सभी जीवित प्राणी के अंतर्गत ही आते हैं. ऐसे ही कोई भी जानवर या समुद्र में पाया जाने वाला जो स्पंज है वो भी जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहलाता है. चाहे वो समुद्र में पाए जाने वाला वेल हो, सील हो, या इसी तरह के जो जीवित प्राणी जो समुद्र में पाए जाते हैं, ये सभी जीवित प्राणी यानी लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं. There is a wide variety of living beings on the earth that live in different places. A habitat is the dwelling place of an organism, a place where it lives comfortably, gets food for survival and protection from climatic factor and enemies. पृथ्वी पर बहुत से तरह के जीव पाए जाते हैं और सबके रहने का स्थान भी अलग अलग होता है, जहाँ पर ये सभी जीव आराम से रहते हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन मिल जाता हो. क्लाइमेटिक फैक्टर यानी वर्षा, धूप, आंधी, पानी, गर्मी और उनके एनिमीज़ यानी उनकी शत्रुओं से भी उन्हें सुरक्षा जहाँ मिलती हो, वही उनका हैबिटेट या आवास या आश्रय कहलाता है. Apart from living being, we are also surrounded by many other objects like table, chairs, or kitchen utensils. These objects may not be classified as organism. In which categories would you be put them? Let us read. हमारे चारों तरफ बहुत से तरह के जो जीवित प्राणी हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, किचन के बर्तन हैं, और इन्हें हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं. ठीक है, तब हम इन्हें किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं. आपको ये बात पता है. यहाँ पर एक एक्टिविटी है. द टेबल लिस्ट द टाइप ऑफ हैबिटेट. यहाँ पर हैबिटेट यानी रहने की जगह के बारे में है. एंड कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर एज पर देयर हैबिटेट. राइट सम एग्जाम्पल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म. वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑलरेडी गिवन. यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं. जैसे वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम एक्वेटिक कहते हैं, और एग्जाम्पल में यहाँ पर वेल दिया हुआ है. और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे वीस हैं, जैसे टर्टल हैं, ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं और ये पानी में रहते हैं. ठीक इसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल्स इसमें जोड़ने हैं. ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, जैसे कि इफ इट ग्रोज, यदि कि ये बड़े होते हैं,
तब वो लिविंग थिंग है। इफ़ इट इट फूड, अगर कि वो ऑर्गेनिज्म खाता है, भोजन करता है, तब भी वो लिविंग थिंग के अंदर है। और इफ़ इट मूव, अगर उनमें मूवमेंट होता है तब भी ये लिविंग थिंग के अंदर आता है। डेफिनेटली living beings show the characteristics of growth, nutrition, excretion, movement, response to stimuli, respiration and reproduction. डेफिनेटली जो लिविंग बीइंग होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो है कि उनमें ग्रोथ होता है, उनका विकास होता है, उनकी बॉडी की शेप और साइज़ बदलते रहते हैं। न्यूट्रिशन होता है उनमें, यानी कि वो फूड लेते हैं जिससे उनकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होते रहते हैं। और एक्सक्रीशन यानी कि जो उनके अंदर के वेस्टेज हैं वो शरीर से बाहर निकलता है। मूवमेंट यानी उनमें गति होता है। रिस्पॉन्स टू स्टोमिली को देखकर वो अगर की रिस्पॉन्स देते हैं, स्टोमिली और रिस्पॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। रेस्पिरेशन होता है यानी कि वो सांस लेते और छोड़ते हैं। एंड रिप्रोडक्शन, और साथ ही वो अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म मे नॉट शो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर डेथ, और ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डेथ के बाद शो नहीं होते। लेट अस लर्न द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग एंड ऑल्सो फाइंड आउट इफ some non-living thing show some of these features. An organism may not show these characteristics after death. डेथ के बाद ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें दिखाई नहीं देती। लेट अस लर्न, चलिए हम पढ़ते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो फाइंड आउट, और ये भी जानेंगे कि इफ सम नॉन लिविंग थिंग शो सम ऑफ दिस फीचर, और हम कुछ ऐसे गुणों के भी बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स में भी उन लिविंग थिंग्स वाली ऐसी कौन से फीचर्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं। यानी हम यहाँ पर लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी इस तरह के कुछ फीचर्स नज़र आते हैं क्या। तो इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आइए, यहाँ पे चेक पॉइंट है जिसे हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं विच ऑफ द थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। तो यहाँ पर जो थिंग्स हैं उनमें नॉन लिविंग कौन से हैं ये आपको बताना है। तो जैसे यहाँ प्लग है, तो प्लग नॉन लिविंग है। मशरूम लिविंग है। सीविंग मशीन भी नॉन लिविंग है। बोट नॉन लिविंग है। वाटर हाइसिंथ लिविंग है। अर्थवॉर्म भी लिविंग है। मोबाइल फ़ोन और रेडियो दोनों नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द थिंग लिस्टेड बिलो। नीचे लिखे जो थिंग्स हैं, वेयर वन पार्ट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग थिंग, उनमें से कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग के पार्ट हैं। जैसे बटर लिविंग थिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे हम जो लिविंग थिंग के पार्ट हैं उनमें हम टिक लगा देंगे, और जो नहीं है उनमें हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये लिविंग थिंग के पार्ट है बटर। और लेदर, ये भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग के पार्ट है। सॉइल नॉन लिविंग थिंग का पार्ट है। वूल लिविंग थिंग का पार्ट है। इलेक्ट्रिक नॉन लिविंग है। बल्ब नॉन लिविंग। कुकिंग ऑयल ये लिविंग थिंग के पार्ट हैं। सॉल्ट ये नहीं है। एप्पल लिविंग थिंग का पार्ट है। और रबर ये भी लिविंग थिंग का पार्ट है। पेपर ये भी लिविंग थिंग के पार्ट है। ये दोनों ट्रीज से मिलते हैं हमें। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किस तरह से एक छोटा सा बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है, चाइल्ड बनता है, इसके बाद वो फिर एडल्ट बन जाता है। तो किस तरह से ये ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ यानी विकास। जैसे हम छोटे से बड़े होते जाते हैं। आस्क योर मदर इफ़ शी हैड सम ओल्ड ड्रेस ऑफ योर्स, कुर्ता और फ्रॉक दैट यू यूज टू वियर 3 to 4 years ago। 3-4 साल पहले जो आप कपड़े पहनते थे, अगर आपकी माँ के पास वो कपड़े रखे हुए हैं तो आप उनसे उसके बारे में पूछें।
इफ़ यू डू नॉट गेट वन, अगर आपके पास नहीं है, इफ़ यू डू गेट वन, अगर आपको उनमें से एक भी मिल जाते हैं, ट्राई वेयरिंग इट, तो उसे आप पहनने की कोशिश करें। डज इट फिट, क्या ये आपको फिट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं और आपकी ड्रेस जो है वो अब आपको फिट नहीं आएंगी। परहैप्स योर यंगर ब्रदर और सिस्टर में फिट इन टू इट नाउ, और अब जो आपका छोटा भाई या बहन है वो इसे पहन सकता है, वो कपड़े अब उनको फिट आएंगे। द रीज़न फॉर द मिसफिट इज दैट योर बॉडी हैज़ बिकम बिगर। मिसफिट होने का कारण क्या है? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो बड़ा हो गया है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, और इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इज ए इंक्रीज इन साइज एंड चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग। ग्रोथ क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ शेप है, आपकी बॉडी का जो शेप है उसका बढ़ जाना ही, जो आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और इनका इंक्रीज होना ही ग्रोथ कहलाता है, और ये सभी लिविंग बीइंग में होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ दैट बेबी एनिमल बिकेम एडल्ट, और जो ग्रोथ है इसी के कारण ही तो जो बेबी एनिमल है, जो बच्चा है, वो क्या बन जाता है? धीरे धीरे एडल्ट बन जाता है, एडल्ट एनिमल हो जाता है। स्मॉल सिपलिंग बिकेम बिग ट्री, छोटा सा एक पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। एंड पप्स बिकेम प्यूपाज बिकेम बटरफ्लाइज, और प्यूपा भी धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है। सम नॉन लिविंग थिंग मे बिकेम बिग टू एंड सीम टू ग्रो। सम नॉन लिविंग थिंग, जो कुछ नॉन लिविंग थिंग भी ऐसे होते हैं, बिकेम बिग टू, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, एंड सीम टू ग्रो, ऐसा लगता है जैसे वो बड़े हो रहे हैं। सच एज सैंड ड्यून्स, जैसे रेत का जो ढेर होता है, अब कभी थोड़ा सा होता है फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। शुगर क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल भी धीरे धीरे जमा होकर बड़ा होने लगता है। और स्नो कैप्ड, बर्फ़ का जो ढेर है वो भी बड़ा होने लगता है। स्नो कैप्ड माउंटेन भी क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। लेकिन क्या ये सभी लिविंग थिंग्स हैं? नहीं, बट दैट इज़ ड्यू टू एड अप ऑफ मैटर फ्रॉम आउटसाइड, उनमें जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई वो आउटसाइड थी। लिविंग बीइंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड, जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होते हैं? इनसाइड से ग्रो होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें आउटसाइड से मैटर जुड़ते चले जाते हैं, और इसलिए वो बड़े लगते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ें भी लिविंग थिंग हों। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की बढ़ने के लिए, और हमारे बाकी के बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उनको चलाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं। तो यही जो भोजन लेना, भोजन अपने शरीर के विकास के लिए लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑल लिविंग थिंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर सर्वाइवल। फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, फूड हमारे लिए बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। टू मूव टू प्रोड्यूस बेबीज़ एंड इवन टू कीप द बॉडी हेल्दी, और किस काम के लिए चाहिए हमें होता है? ये हमें चाहिए होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। मूव प्रोड्यूस बेबी, बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी नए अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के लिए, एंड इवन टू कीप बॉडी हेल्दी, और साथ ही अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी हमें भोजन की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ obtaining food by organism is called nutrition, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम फूड को इंटेक करते हैं, लेते हैं, वही कहलाता है न्यूट्रिशन। इट इज़ सिमिलर टू योर कार यूजिंग पेट्रोल, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आपका कार पेट्रोल को यूज़ करता है। और ए मड स्टोव बर्निंग काउ डंग, या फिर मड स्टोव यानी कि जो आपकी मिट्टी का जो चूल्हा है जिसमें कि आप काउ डंग केक यानी उपले जलाते हैं एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में। फूड हाइवर बर्न्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो बर्न होता है, जलता है, इंक्रीज हीट एंड गिव्स एनर्जी इन अ स्लो स्टेप वाइज मैनर वेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये फूड जो है हमारे अंदर बर्न होता है और हमें स्टेप वाइज ये एनर्जी देता है, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब जब हमें ज़रूरत होती है।
बिसाइड इट परफॉर्म अदर रोल टू, इसके अलावा भी इसके कई सारे रोल हैं, कई सारे काम हैं। एज मैंशनड बिफोर, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है। वृद्धि और विकास होते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देना होता है, और भी बहुत सारी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं। Based on the manner of obtaining food, the organism can be categorized as autotrophs and heterotrophs. Only green plants have the ability to produce food from raw materials by the process of photosynthesis. They are called autotrophs, animal and non-living green plants, which cannot prepare their food and thus depend directly or directly on food prepared by the green plants are called heterotrophs. जो बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड जिस तरह से लिए या बनाए जाते हैं या खाए जाते हैं, उनके आधार पर दो तरह से ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो कहलाते हैं जो सिंपल रॉ मटेरियल के थ्रू अपने लिए फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो अपने लिए भोजन नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जैसे कि हम हैं और अदर एनिमल्स हैं, ये सभी कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये सिंपल रॉ मटेरियल से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, देखिए फन फैक्ट्स। Sometime along with an increase in body size, the shape of the body and body parts change too. This is known as development. A fertilized egg of a hen hatch to release a chick. The larva of moth and butterflies turn into pupa and pupa into adult. A tadpole turn into a frog. कुछ sometime along with an increase in body size. Sometime कुछ समय बाद धीरे धीरे हमारी जो बॉडी का साइज है वो बढ़ता चला जाता है, और जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे उनकी साइज़ में इंक्रीमेंट हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। तभी तो एक फर्टिलाइज एग जो होते हैं हैन के, वो हैच आउट होकर उनमें से चीक निकल जाता है, वो उनमें से मुर्गी का बच्चा निकल आता है। लार्वा जो लार्वा ऑफ मूथ के जो लार्वा होते हैं वो बटरफ्लाइज में चेंज हो जाते हैं, और इसके बाद प्यूपा बनते हैं, और प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं। इसी तरह जो टेडपोल हैं वो फ्रॉग बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये डेवलपमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। ड्यूरिंग द कोल्डर winter months, if we enter an empty room, it feels cold. However, at the same time, if we enter the room full of people, it feels warm. Would it feel warm too if you enter a room full of machines? Why? यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब सर्दी का मौसम होता है या सर्दी के महीने में अगर आप किसी खाली कमरे में जाते हो, एम्प्टी रूम में जाते हो, तो आपको ठंड लगती है। लेकिन जब कभी आप एक ऐसे रूम में जाते हो जहाँ लोग भरे होते हैं, भरे हुए लोगों के कमरे में जाते हो, आपको वार्म फील होता है ना? ऐसा क्यों होता है? वुड इट फील वार्म इफ़ यू एंटर द रूम फुल ऑफ मशीन? और अगर आप ऐसे कमरे में जाते हो जहाँ की मशीनें भरी पड़ी हैं, तो क्या वहाँ भी आपको गर्माहट फील होती है? नहीं। अगर नहीं होती हैं तो क्यों? इसके जवाब के लिए हम पढ़ेंगे आगे। ओके, और आज की वीडियो हमारी यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन से। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।